Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज मैं आपका इस स्पीड टेस्ट नंबर 32B में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएससी का स्पीड टेस्ट नंबर 32 करेंगे, जिसलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन भी दिख रहा है। देखिए, आज हमारा जो टेस्ट है वो क्या है, एसएससी का 32B है। प्यारे बच्चों, क्या है आज? एसएससी का 32B है। और 32B का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 से मैंने लिया है। जो आपकी एसटी बनाई गई थी, उस एसटी में रीजनिंग का पार्ट पहले था, देन जीएस, देन मैथ, देन इंग्लिश का पार्ट है। तो प्यारे बच्चों, जो जीएस का पार्ट था वो सेकंड पोर्शन में था। टोटल आपको पता है एसएससी में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। जीएस या जीए का जो 25 नंबर का होता है, तो 26 नंबर से 50 नंबर के बीच में जो आपके क्रम है, यहाँ पे हमने इसको लिया है। तो सबसे पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि भारत और वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ है? ठीक है, ऑप्शन है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है या छठा है। विच एडिशन ऑफ इंडिया वियतनाम मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हेल्ड इन इंडिया? ओके, द्विपक्षीय वार्ता हुई है समुद्री सुरक्षा को लेकर, और दो पक्षीय जो वार्ता हुई है, ये इसका कौन सा संस्करण है जिसका आयोजन जो है वो दिल्ली में किया गया है? दिल्ली में किया गया है। जैसे आप जानते हैं, वियतनाम और भारत, ये दोनों जो हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के हमारे देश हैं। इन दोनों देशों के बीच में समुद्र की सुरक्षा वार्ता को लेकर एक संस्करण किया गया जो दिल्ली में था, और इस बार का जो संस्करण किया गया है वो तीसरा संस्करण था। प्यारे बच्चों, क्या था वो? तीसरा संस्करण। तो जितने भी हमारे प्यारे बच्चों ने तीसरा ऑप्शन किया था, माने फर्स्ट ऑप्शन किया था, थर्ड संस्करण किया था, वो बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं, इसका जो आंसर है वो ये है। अच्छा, भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है, वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है। क्या है? हनोई है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। अगर हम इसको वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग देखें, तो जिस तरह के से आप देखते हैं, ये भारत का हिस्सा है, ऐसे आपको भारत दिखता है। भारत से सटा हुआ ये एक एक दूसरा सा देश है जिसका नाम है म्यांमार। क्या है? म्यांमार है। म्यांमार के जस्ट नीचे आते हैं, यहाँ ये वाला हिस्सा हो जाता है हमारा थाईलैंड, और इसके बगल में यहाँ जो हिस्सा आपको दिखता है इस जगह पर, इसे ही हम लोग कहते हैं वियतनाम। इसे क्या कहते हैं हम लोग? वियतनाम। और वियतनाम की राजधानी हानोई है। तो भारत और वियतनाम वियतनाम इनके बीच में समुद्री वार्ता हुई है, सुरक्षा की वार्ता हुई है, जिसका तीसरा सेशन, या ये कहते हैं तीसरा जो एडिशन है वो नई दिल्ली में हुआ है। तीसरा एडिशन कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। ये तो देखिए, आपसे यही पूछा गया थर्ड एडिशन। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो जाता है बच्चों, क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि जो तीसरा एडिशन हुआ या तीसरा जो संस्करण हुआ है वो कहाँ हुआ है। तो कई बार प्लेस वो दे देते हैं, पता लगा नई दिल्ली दे दिया, मुंबई दे दिया, कोलकाता दे दिया, चेन्नई दे दिया। तो अगर आपको इसका सही आंसर और सटीक आंसर पता है तो भी आप इसको बता पाएंगे, तब भी आप इसका सही आंसर बता पाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये जो पहला है वो पूरी तरीके से क्लियर है, आपको कोई डाउट इसमें अभी नहीं है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन क्या था? देखिए, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव करोड़ रुपीज स्कीम इंक्रीज ऑफ द ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए, भाई क्या है? सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दिया है? अब यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख। मतलब कितने लाख करोड़ रुपए की योजना का भंडारण करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहकारी क्षेत्र में मंजूरी दी है, ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो है 1 लाख करोड़ रुपए। कितना है? 1 लाख करोड़ रुपए। 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। किसके लिए ये दी गई मंजूरी? केंद्रीय सहकारी क्षेत्र में अनाज को बढ़ावा देने के लिए। केंद्रीय सहकारी क्षेत्र में अनाज को किसके लिए? अनाज के भंडारण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए। अनाज भंडारण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए ये बात की गई है। तो कितना रुपए की बात की गई भैया? 1 लाख करोड़ रुपए। तो 1 लाख करोड़ रुपए जो इसका आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है।
एकदम सटीक आंसर है। अन्य जो आंसर दिए थे वो गलत थे, वो रॉन्ग थे। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आएगा, मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं। हमारे प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन देखें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का विषय क्या है, माने इसकी थीम क्या है? छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, कमिट टू क्विट, ग्रो फूड, नो टोबैको, खाना उगाएं तंबाकू नहीं, टोबैको हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है, टोबैको ट्रीट एज अवर इन्वायरमेंट, टोबैको एंड लंग्स हेल्थ, तंबाकू और फेफड़ों का स्वास्थ्य। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको तंबाकू से जुड़े हुए दो बातें बताता हूं, जिसको आप जान के खुश होंगे और समझ पाएंगे इस नॉलेज को। क्या है, देखो बेटा, अगर हम टोबैको की बात करें, टोबैको, सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि टोबैको हमारे देश में आया कहाँ से। मेन प्रॉब्लम तो है टोबैको आया कहाँ से, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि टोबैको आया कहाँ से। सारी समस्या की जड़ जो है ये तंबाकू ही है। लेकिन अगर ये समस्या की जड़ है तो कहीं ना कहीं हद से हम ये भी कह सकते हैं सरकार की, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कमाई का एक बहुत बड़ा साधन भी यही है। तो अगर सरकार वित्तीय क्षेत्र को देखती है तो तंबाकू अनिवार्य है, और अगर सरकार वित्तीय क्षेत्र को हटा दे, अपने टैक्स वैल्यू को हटा दे, तो तंबाकू उचित है, तंबाकू का प्रयोग करना गलत है। ठीक है, वैसे तंबाकू की बात करें तो तंबाकू सबसे पहले पुर्तगाल लेकर आए या पुर्तगीज लाए। तंबाकू कहाँ से आया था, पहले पुर्तगीज से आया था। पुर्तगीज टोबैको को लेकर इंडिया आए। अब हम ये कह दें, एक जगह है दक्षिण भारत में, मतलब आंध्र प्रदेश में, राजमुंदरी। क्या है, राजमुंदरी एक जगह है जहां केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र बनाया गया। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र बनाया गया। अब देखिए, जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था कि तंबाकू जानलेवा है, तंबाकू उचित नहीं होनी चाहिए, या हमारे देश में इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, बैन होना चाहिए। लेकिन अब बताओ, यहाँ पे सरकार खुद तंबाकू के और अच्छी वैरायटी को खोजने के लिए, तंबाकू के नए किस्मों को खोजने के लिए सरकार ने क्या किया, तंबाकू अनुसंधान केंद्र बनाया है राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। इसका मतलब कहीं से हद तक ये सही है कि सरकार कुछ मानक आधारों के आधार पर यह बनाती है कि तंबाकू हमारे लिए उचित है, गलत नहीं है। फिर अच्छा, अगर हम कहें कि एंटी टोबैको डे कब मनाते हैं या तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं, सिंपल कहें एंटी टोबैको टोबैको डे कहें, तो एंटी टोबैको डे कब मनाया जाता है, 31 मई को। प्रति साल या प्रति वर्ष 31 मई को एंटी टोबैको डे मनाते हैं, माने तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। तो तंबाकू निषेध दिवस जो है, ये दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है। ठीक, और इस बार की जो थीम है वो क्या है, ग्रो फूड नॉट टोबैको, माने भोजन का उत्पादन करें या खाने का को उगाएं, तंबाकू को ना उगाएं। तंबाकू क्या है, वो जानलेवा है। तो 2023 की आप थीम देख रहे हैं। अच्छा, अब एक और बात, जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करते हैं, तंबाकू का सेवन करने से क्या होता है, कैंसर होता है। आप सबको ये पता है क्या होता है, कैंसर होता है। तो कैंसर का दिवस कब मनाते हैं, हर साल 4 फरवरी को कैंसर डे मनाते हैं। कैंसर से बचना है तो तंबाकू का प्रयोग नहीं करना है। तो फिर इसको देख लीजिए, क्या इसका सही आंसर था, इसका सही आंसर यही था कि ग्रो फूड नॉट टोबैको, खाना उगाएं, बीमारी उगाना नहीं है, अर्थात खाना उगाएं, तंबाकू ना उगाएं। ये बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सरकार नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है? आपको बताना है ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है, ऐसा कौन सी सरकार है जिसने नमो शेतकारी महासम्मान योजना प्रारंभ की है? असम, केरल, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? क्या इसका सही आंसर है, आप सब बताएंगे। Which of the following state government has launched नमो शेतकारी महासम्मान योजना? असम, केरला, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो महाराष्ट्र बेटा। क्या इसका सही आंसर है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना प्रारंभ की है, और यह एक कल्याणकारी योजना है। यह क्या है, यह एक कल्याणकारी योजना है जो समाज के हित और कल्याण के लिए बनाई गई है। ठीक है,
तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, महाराष्ट्र है। जो भी हमारे बच्चे, प्यारे बच्चे महाराष्ट्र को कह रहे हैं, महाराष्ट्र ने टिक लगाया होगा महाराष्ट्र पे, उन सभी का बिल्कुल सही है। अब एक अगला क्वेश्चन है, एक बुक का नाम यहाँ पे दिया गया है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल रिंग साइड। रिंग साइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूपी कौर, रस्किन बॉन्ड, डॉक्टर विजय दांडा, शशि थरूर। कितनी फेमस बुक है, आप मेरे ख्याल से बच्चे जानते होंगे। रिंग साइड ये एक बुक है, ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक को लिखने वाले इन चार में से कौन है? रूपी कौर है, ये सरदार जी पंजाबी क्षेत्र से हैं या पंजाब से हैं, रस्किन बॉन्ड है, डॉक्टर विजय दारडा है, या शशि थरूर। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो शशि थरूर है। शशि थरूर की कोई ना कोई बुक हमेशा आपसे पूछी जाती है, तो रिंग साइड एक फेमस बुक है जो शशि थरूर की है। ठीक है, रिंग साइड है, ये मनुष्य के अभिनय जीवन पर आधारित एक पुस्तक है जिसमें मनुष्य के जीवन को चलचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो इसका जो सही आंसर था वो रिंग साइड, शशि थरूर आंसर है। तो जो भी बच्चे हमारे शशि थरूर कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल सही था, उन सभी ने बिल्कुल सही टिक किया था इसको। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है, द वर्ड सत्यमेव जयते इन द नेशनल एम्बलम हैज बीन टेकन फ्रॉम। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? प्यारे बच्चे हमारे बताएंगे, सत्यमेव जयते जो एक राष्ट्रीय प्रतीक है ये कहाँ से लिया गया है? छंदोगय उपनिषद, श्वेताश्वरा उपनिषद, ईशा उपनिषद या मुंडका उपनिषद। राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है छंदोपनिषद से, सतेश्वरा उपनिषद से, ईशा उपनिषद से या मुंडका उपनिषद से। तो प्यारे बच्चों और मित्रों ध्यान दो यहाँ पे, जब मैंने आप सभी को अपनी क्लास में वैदिक सभ्यता का समय काल या समय श्रेणी मैंने बताई थी या बताया था, 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व का समय है वैदिक सभ्यता का। और वैदिक सभ्यता के समय में बहुत ढेर सारी अलग अलग महान कृतियां लिखी गई, जिनमें हम कहें वेद कितने थे? वेदों की संख्या 4 थी। वेदांग कितने थे? वेदांगों की संख्या 6 थी। आर्यनक कितने थे? आर्यनकों की संख्या 7 है। महाकाव्य कितने थे? महाकाव्यों की संख्या 2 है। जातक कथाएं कितनी हैं? जातक कथाओं की संख्या जो है 547 है। वेद, वेदांग, आरण्यक, महाकाव्य, जातक। इसके बाद में पुराण, बेटा देखो पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। उपनिषद कितने हैं? 108 है। इसके बाद में बस यही प्रमुख है टोटल। अब आप देख रहे हैं कि उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। तो 108 उपनिषदों में 108 उपनिषदों में जो हमारा मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद, तो मुंडकोपनिषद में ही हमें सत्यमेव जयते का प्रमाण मिलता है, अर्थात सदा सत्य की विजय हो, इस बात का प्रमाण, इस बात का चिन्ह ये घोतक करता है, इस बात के चिन्ह को ये बताता है या दर्शाता है। तो मैं समझता हूँ इतनी बातें आपके लिए स्पष्ट हैं, इतनी बातें आपके लिए सही हैं, श्योर हैं, गलत नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे हमारे प्यारे सभी विद्यार्थी। बहुत ही बढ़िया। तो देख लीजिए क्या इसका सही आंसर था, मुंडकोपनिषद। जो भी बच्चे मुंडकोपनिषद के साथ में हैं उन सभी का सही है, उनका गलत नहीं है। ओके, चलिए अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसके द्वारा दिया गया था? द नेम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज गिवन बाय हुम? ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, एम जी रनाडे, एस एन बैनर्जी। क्या इसका सही आंसर है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम
देने वाले जो व्यक्ति हैं उनका क्या नाम है? तो ध्यान से समझते हैं हम लोग क्या सही आंसर है इसका। अगर हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, किसकी बात करते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी स्थापना। एक पॉइंट तो ये आप सबके दिमाग में अच्छे से सेट हो गया। दूसरा पॉइंट, स्थापना कहाँ हुई थी? स्थापना हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में। उस समय नाम इसका बम्बई होता था। अच्छा, इस स्थापना में जो संस्थापक थे वो थे A.O. ह्यूम। नंबर 2, पहले स्थापना के समय जो अध्यक्ष थे उनका नाम था W.C. बैनर्जी। इसके बाद में नामकरण करने वाले व्यक्ति, यही आपका प्रश्न था। नाम देने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। अगर कोई आपसे पूछे कि उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे, उस समय के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। तो ये प्रमुख बिंदु हैं मित्रों। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि जो दूसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, वो हमें सही आंसर मिला है। तो इसका आंसर दादा भाई नौरोजी ही होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है सही आंसर। सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और भविष्य में आपको ये काम आएगा, आप इसको याद रखेंगे मित्रों। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, an instrument that is used to check the purity of milk by measure of a density। उस उपकरण जिसका उपयोग दूध के घनत्व को मापकर उसके शुद्धता की जांच करने के लिए किया जाता है, क्या नाम है उसका? लैक्टोमीटर, ओडोमीटर, रडार, इलेक्ट्रोमीटर। तो चूंकि आप देखते हैं या जानते हैं दूध में केसीन प्रोटीन होती है। लैक्टो एक टर्म ही ऐसा है जिससे पता चलता है ये दूध की बात कर रहा है। ओडो अलग है, रडार अलग है, इलेक्ट्रो अलग है। तो क्या है इसका सही आंसर? लैक्टोमीटर है बच्चों। दूध के घनत्व को नापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। लैक्टोमीटर याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं बेटा मिल्क की, तो मिल्क में होता है कैल्शियम, एक पॉइंट। मिल्क में होती है केसीन प्रोटीन। क्या होती है? केसीन प्रोटीन। एक बात तो ये याद रखेंगे। नंबर 2 याद क्या रखेंगे? मिल्क में या ये कहते हैं मिल्क को मेजरमेंट करने की जो यूनिट है, मेजरमेंट की जो यूनिट है वो है लैक्टोमीटर। वो क्या है? वो है लैक्टोमीटर। ऐसे ये तो लैक्टोमीटर जो है वो उचित है, वो सही है। रडार ओडोमीटर तो अलग है बेटा, रडार अलग है, इलेक्ट्रोमीटर अलग है। ये इनका कोई यूज नहीं, मतलब इनका अलग यूज है, यहाँ पे इनका यूज नहीं है। ठीक है। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अधिकांश कीड़े को फिर डैश नामक रसायन स्रावित करते संचार करते हैं। Most insects communicate by the secreting of a chemical is known as, yes बिल्कुल सही। secreting of a chemical, communicate a secreting of a chemical कहें
तो जो मैक्सिमम इंसेक्ट्स हैं वो करते हैं फेरोमोन। क्या करते हैं? फेरोमोन। तो यहाँ पे फेरोमोन जैसा टर्म जो है वो ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, क्या टर्म है सही? फेरोमोन। यस, फेरोमोन इज अ करेक्ट टर्म, फेरोमोन इज अ करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, अगर हम बात करते हैं फेरोमोन की, तो फेरोमोन एक ऐसा टर्म है, फेरोमोन एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा ये कह दें केमिकल है, इट इज अ केमिकल विच secreted by insect, स्टडी ऑफ इंसेक्ट कहलाता है एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड द एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी। I hope you will got it the properly answer of this question, and the remaining are options are wrong. Okay, now first, next, which one of the following was a leader of the Wahhabi movement? वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अब्दुल्ला वबाह, सैयद अहमद बरलवी, सर सैयद अहमद खान, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि नाम से ही स्पष्टता आपको मिल जाएगी बच्चों। जैसे यहाँ लिखा है वहाबी आंदोलन, वहाबी, और यहाँ पे मिल रहा है वहाब। सिंपल हो गया सही आंसर, कुछ नहीं करना है आपको। तो पहला जो आंसर है वो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गलती नहीं है बेटा। वहाबी आंदोलन के नेता अगर कहें तो जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है मोहम्मद अब्दुल वबाह, वाहवा। ठीक है, वाहवा। तो बिल्कुल जो फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर है बेटा। वहाबी आंदोलन एक मुस्लिम नेता मोहम्मद अब्दुल वबाह से जुड़ा हुआ है, और यही क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक आंसर है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है आपका। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? एनीमिया का मतलब ही है आयरन। आयरन मतलब ब्लड में कमी होता है, और यह कमी किसके कारण है? आयरन कारण कमी होती है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आयरन है, कोबाल्ट है, एल्युमिनियम है, जिंक है। आइए समझते हैं क्या है इसका सही आंसर। देखो बेटो, जैसे अगर हम बात करते हैं ब्लड की, अगर हम बात करें ब्लड, व्हाट इज ब्लड? सिंपल कह दें कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहें बेटा हम लोग? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड में हमें पता है स्पेशली तीन सेल्स होती हैं, तीन सेल्स। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक होते हैं बेटा प्लेटलेट। प्लेटलेट। अब आरबीसी में हमें पता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन होता है, जो मिलके क्या बनाता है? मिलके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन टर्म है या हीम है? हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन से हमें पता चलता है जहां हीम है, हीम का मतलब है बेटा वहां पे आयरन है। वहां क्या है? वहां आयरन है। तो ये बात स्पष्ट हो रही है कि आयरन की कमी से एनीमिया, एनीमिया नाम का रोग होता है। एनीमिया में रक्त की कमी होती है, एनीमिया में रक्त की कमी, इसे हिंदी भाषा में अल्प रक्तता भी बोलते हैं। अगर एनीमिया की जगह अल्प रक्तता प्रयोग किया जाए हिंदी के लिए, तो मैं समझता हूं ज्यादा उचित है ये। और ये जो ज्यादा उचित है, इसका सही आंसर क्या है? आयरन होना चाहिए। आइए देखते हैं इसका क्या सही आंसर है मित्रों। इसका जो सही आंसर है वो आयरन है। अब आप लोग यहां से एक बार इसको देख लेंगे, समझ लेंगे बकायदा क्लियर तरीके से, तो आंसर जो है वो आयरन ही होगा, और आयरन ही क्या है इसका सही आंसर है। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ द फॉलोइंग
the rate of which the central bank is country to borrow money in commercial bank within the country is called। वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के भीतर वाणिज्य बैंकों से पैसा उधार लेता है उसे कहा जाता है रेपो रेट कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, वाणिज्यिकीय दर कहते हैं या बैंक रेट कहते हैं। ये क्या है? वैसे जो मुझे समझ है इसका आंसर होना चाहिए रिवर्स रेपो रेट। आइए देखते हैं क्या है रिवर्स रेपो रेट। ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है, रिवर्स रेपो रेट है। क्या था? वह दर जिस पर किसी देश के केंद्रीय बैंक देश के भीतर वाणिज्य बैंकों से पैसा उधार लेता है। केंद्रीय बैंक देश के भीतर वाणिज्यिक बैंक से पैसा उधार लेता है, उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगर हम ये कहें बेटा, ये जो टर्म है ये टर्म है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का, ये टर्म है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें बच्चों, तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम क्या देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई के अंदर का ही एक पार्ट है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में दो टूल्स होते हैं बेटा। एक टूल्स होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट टूल, एक होता है इनडायरेक्ट टूल। डायरेक्ट टूल में जाएंगे बेटा तो यहाँ होता है CRR SLR। इनडायरेक्ट में जाते हैं बेटा तो यहाँ होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, OMO, MSS, ये टर्म होते हैं बेटे इस तरह से। तो रिवर्स रेपो रेट ही है जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि कॉमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक क्या करता है, लोन लेने का काम करता है। ये आप समझ पा रहे होंगे इस तरह से बेहतरीन तरीके से। CRR वो वैल्यू होती है जब किसी कॉमर्शियल बैंक को, पब्लिक सेक्टर बैंक को पूरे दिन भर का मतलब है पूरे दिन भर में जो भी वो व्यापार करता है, व्यवसाय करता है, उसके NDTL के बेस पे वो RBI को पैसा दे, वो वैल्यू लगभग आपकी 4% है। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है लगभग 20% के आसपास। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इस वैल्यू को स्वयं अपने पास क्या करे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट रखे, तो ये हमारी वैल्यू कहलाती है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। रेपो रेट में वो वैल्यू होती है जब कोई किसी बैंक के पास अपना SLR वैल्यू ज्यादा हो जाए तो वो अपना फंड जो है RBI को दे दे और RBI उसको कुछ अपने हिसाब से कुछ परसेंटेज वैल्यू के आधार पे उसे इंटरेस्ट वापस करे, तो वो रेपो रेट है। और जब RBI स्वयं लोन ले कॉमर्शियल बैंक से तो वो रिवर्स रेपो रेट है। और ये दोनों ऑपरेशन मार्केट टूल है, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटीज, दीज आर द फॉलोइंग टूल्स आर द मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द ऑर्डर ऑफ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अपवर्ड फ्रॉम द बिलो इज। वायुमंडल में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रमों को बताइए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे वायुमंडल की परतों की बात की गई है। अगर हम वायुमंडल की परतों की बात करें बेटा तो सबसे पहले जो आता है, अगर मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है ऐसे, और अगर इस तरह से हम लेयर बना दें ऐसे करके, मान लीजिए ये लेयर इस तरह से बनी हुई है, तो फर्स्ट जो लेयर है, फर्स्ट लेयर, देन सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, ऐसे। तो जो सबसे पहले का जो सबसे नीचे लेयर है उसका नाम होता है ट्रोपोस्फेयर, ऐसे। अगला जो होता है इसका नाम होता है स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद जो होता है उसका नाम होता है मीजोस्फेयर। इसके बाद जो होता है उसका नाम होता है आइनोस्फेयर। इसके बाद जो होता है उसका नाम होता है एक्सोस्फेयर। तो अगर ये क्रम आपको कहीं मिलता है तो वही सही आंसर होगा। तो आइए देखें,
ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। यहाँ बीच में एक और होना चाहिए था, मेसोस्फेयर, वो यहाँ पे नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट में स्ट्रेटो तो गलत हो गया, आयनो से स्टार्ट तो गलत, ये गलत। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ए वाला वो बिल्कुल सही है। जितने हमारे प्यारे बच्चे फर्स्ट ऑप्शन के साथ में जा रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपने अगर किया होगा आंसर में, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सटीक आंसर है। मैं समझता हूँ इसमें कहीं कोई गलती या आपने कोई गड़बड़ी नहीं की होगी प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट जो है वो क्या है, एकदम सही है। अब आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट के फॉर्म में रख लेंगे अपने पास, इन फ्यूचर ये भविष्य में आपको काम आए। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस बाय विच इज अ सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी पदार्थ को तरल से वाष्प में बदला जाता है कहलाता है। देखिए बहुत ही सिंपल है भाई, तरल अवस्था से वाष्प में बदल रहे, तो वाष्प का हम कर रहे हैं वाष्पीकरण। अंग्रेजी में कहें तो कहते हैं वेपोरेशन। क्या कहते हैं, वेपोरेशन। ये अब देखिए, वेपोरेशन या वेपोराइजेशन इज अ वेरी गुड टर्म, वेपोराइजेशन। अब आप इसको वेपोराइजेशन टर्म से भी नवाज सकते हैं, वेपोराइजेशन। तो वेपोरेशन वेपोराइजेशन बोथ इज अ करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें होना चाहिए सही आंसर। सूर्य ताप तो आइसोलेशन है, वो अलग है। बॉइलिंग माने बॉयल करना, उबालना होता है। कंडेंशन माने संवहन होता है, संग्रहण, ठीक है, जब बर्फ जमना। यस, फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर, वेरी गुड। तो मैं समझता हूं जो पहला आंसर है वो बिल्कुल जो है सटीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। बहुत अच्छे। अब एक अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उदासी बेल्ट कहाँ स्थित है। वेयर इज द डोल ड्रम बेल्ट लोकेट। अब डोल ड्रम बेल्ट की बात की गई है, डोल ड्रम बेल्ट हिंदी में क्या कहा गया, उदासी बेल्ट। तो उदासी बेल्ट तो इक्वेटर के पास होनी चाहिए, माने भूमध्य रेखा के पास होनी चाहिए। आइए समझते हैं इसको, क्या है इसका सही आंसर या कैसे होगा भूमध्य रेखा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, आप सभी जानते हैं। ये अर्थ है, पृथ्वी के मध्य में जो रेखा होती है उसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर लाइन। क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन। अब ऊपर का जो डायरेक्शन है, ऊपर का जो डायरेक्शन है ये होता है नॉर्थ, और नीचे का जो डायरेक्शन है इसे कहते हैं हम लोग साउथ। ऊपर नॉर्थ है, नीचे क्या है, साउथ है। अब हमें पता है ये 0 से 5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 0 से 5 डिग्री साउथ हो गया। अब आपको एक बात ये भी पता है कि 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में टोटल वैल्यू है 10 डिग्री की। यहाँ पूरे साल भर एक जैसा मौसम रहता है। जहां एक जैसा मौसम है या वैसा असर आपको दिख रहा है, तो ऐसे क्षेत्रों को हम कहते हैं सामान्य भाषा में ITCZ एरिया। ITCZ का मतलब है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ITCZ है ये। तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और प्रेशर कम होता है, तो गर्म हवाएं ऊपर की ओर उड़ जाती हैं। ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो यहाँ पे वातावरण बहुत ज्यादा शांत हो जाता है, शांत हो जाता है। और जहाँ वातावरण बहुत ज्यादा शांत हो जाता है, वहां पे जो चलने वाली हवा है उसे हम कहते हैं शांत वायु दाब पेटी, शांत वायु दाब पेटी। इस टर्म को ही कहा जाता है डोल ड्रम बेल्ट। इसे उदासी बेल्ट भी कहा जाता है कहीं कहीं पर, उदासी बेल्ट। ये तो इस हिसाब से मैं समझता हूं जो ए है,
ए आंसर वो बिल्कुल सही है। तो जो बच्चे ए के साथ में जा रहे थे वो बिल्कुल सही था, उनका बिल्कुल गलत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ इसको एक बार फिर देख लें। यस, बिल्कुल करेक्ट है, ए इज द करेक्ट आंसर। ए क्या है, सही आंसर है, बिल्कुल गलती नहीं है ए में, आप देख पा रहे हैं। तो आप यहां से भी इसको देख लें, एक बार समझ लें। मैं समझता हूं बहुत ही सटीक है, बहुत ही सही है, गलती नहीं है। यस, ए इज अ करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, अगला है एन एग्जाम्पल ऑफ द ओपेक बॉडी आर। अपारदर्शी पिंडों का एक उदाहरण है, मिरर है, मेटल है, वुड है, या ऑल ऑफ अबव है। भाई सिंपल सी बात है, अपारदर्शी, अपारदर्शी क्या होगा, मिरर होगा, मेटल होगा, लकड़ी होगी, या ऑल ऑफ अबव होगा। ओपेक, अपारदर्शी, जो बिल्कुल ना दिखे, वुड होना चाहिए, मेटल होना चाहिए, मिरर होना चाहिए, ये क्या है। तो ऐसे में जो आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा मिरर। क्या हो जाएगा, मिरर। ओपेक बॉडी आर। अच्छा, अगर यहां मिरर को हम देखते हैं तो मिरर उचित नहीं है। मिरर क्या है, उचित नहीं है। मिरर तब उचित है जब, जैसे अगर ये मिरर आपको दिया है और यहाँ पे एक मिरर का हिस्सा है और एक हिस्से से मिरर कलई किया गया हो, माने हम ये कह दें कलई किया गया हो, जिसके ऊपर जिंक या ये कह दें कि आयरन या फिर पोटेशियम की कलई हो, कलई हो, जिसमें इमेज अगर कोई व्यक्ति फ्रंट पे है तो उसकी इमेज फ्रंट पे आपको दिख रही हो, ये इसका बैक साइड हो, बैक साइड हो, और ये इसका फ्रंट साइड हो, फ्रंट साइड हो, तब तो आंसर जो है हमारा ये वाला जो है, मैं समझता हूं क्या है, बिल्कुल उचित है, गलत नहीं है। अब अगर ऐसा नहीं है, नहीं है, तो फिर ये गलत हो जाएगा, तब वुड सही हो जाएगा अपारदर्शी में। लेकिन अगर कलई है तो ए सही है, ये नहीं सही है। तो मैं समझता हूं ये चीजें एकदम आपको स्पष्ट होंगी, क्लियर होंगी, कोई डाउट आपको नहीं होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के विदेश मंत्री कौन है, भारत के विदेश मंत्री कौन है। सुब्रमण्यम जयशंकर है, साउथ इंडिया के हैं बेटा। एस जयशंकर हमेशा कहा जाता है इनको, बिल्कुल सही है। हमेशा हम लोग क्या कहते हैं ज्यादातर पढ़ते हैं ना, किताबों में लिखा रहता है, न्यूज़पेपर वगैरह में, एस जयशंकर। एस जयशंकर पहले विदेश सचिव थे, अभी क्या है बेटा, ये अभी ये हैं विदेश मंत्री हैं। ये जैसे अमित शाह जी हैं, अमित शाह, अमित शाह, सबके सामने श्री लगा देंगे, श्री अमित शाह जी हैं, तो ये केंद्रीय गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री का पद इन्हें दिया गया है इस समय, गृह मंत्री का कार्यभार देख रहे हैं ये श्री रवि जयशंकर, रवि जयशंकर नहीं बेटा, निर्मला सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन, वित्त मंत्रालय है इनके पास, वित्त मंत्रालय। ये तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं, ये इस तरह से वर्तमान में लोग हैं। और भारत के प्रधानमंत्री, विश्व के यशस्वी पटल पे अपनी छाप छोड़ने वाले व्यक्ति, माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ठीक है, मोदी है तो मुमकिन है ही है, ये सब जानते हैं। नेक्स्ट अगला आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है, UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द स्टैंड फॉर्म ऑफ UNFCCC फुल फॉर्म। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है प्यारे बच्चों, आप बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसका जो पहला आंसर है वो सही है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन अ क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज इज द करेक्ट आंसर, इज अ करेक्ट आंसर। जो फर्स्ट है बेटा वो बिल्कुल जो है सही आंसर है। यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जारी कर सकता है।
मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए। अब देखिए, फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए न्यायालय क्या जारी कर सकता है? न्यायालय आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 में रिट जारी करता है। और मैं पहले भी आपको बताया हूं, देयर आर 5 टाइप ऑफ रिट्स। रिट कितने प्रकार की हैं? 5 टाइप की हैं। तो आज का आंसर जो है बी इज अ बी करेक्ट आंसर। देख लीजिए बेटा, अगर रिट की बात करें, बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था? कहा था रिट इज अ, या आर्टिकल 32 इज अ सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारतीय संविधान की आत्मा है। और रिट 5 प्रकार की होती है: हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो और सर्टिओरीज। तो ये 5 रिट हैं बेटा। 5 रिट जो है न्यायालय जारी या न्यायालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो आपका बी जो है वो करेक्ट है। जो बच्चे बी के साथ में ऑप्शन लगा रहे हैं या ऑप्शन बता रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल सही होगा। यस। क्षोभ मंडल की मोटाई में बढ़ती है। बहुत अच्छी बात है। अब क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है? गर्मी में, ठंडी में, शीत में, बसंत में, कब बढ़ती है? तो बेटा इसका सही आंसर जो हो जाएगा समर होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? समर माने ग्रीष्म। ग्रीष्म में इसकी जो मोटाई है वो क्या होती है? बढ़ती है। तो फर्स्ट वाला बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, आदिम मनुष्य सबसे पहले बनाना सीखा। मतलब यहाँ पे आदिमानव की बात की गई है बेटा। किसकी बात की गई है? आदिमानव की। आदिमानव का मतलब होता है अर्ली मैन। क्या है ये? अर्ली मैन्स। अर्ली मैन्स ने सबसे पहले अगर खोजा है तो फायर है। फायर होना चाहिए, आग माने फर्स्ट होना चाहिए। देखते हैं क्या इसका आंसर है। वेरी गुड, यस, फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। आदिमानव ने सबसे पहले जो है आग की खोज की, आग का आविष्कार किया। उसके बाद पहिया, फिर हथियार, हथियार फिर पहिया, फिर मकान। ठीक है, ये जो है इसका बिल्कुल सही क्रम है। ये जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, कर एक कर है जिसमें एक योग राशि बढ़ने पर औसत की दर बढ़ जाती है। प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर, अनुपातिक कर, उपयुक्त में कोई नहीं। क्या सही आंसर है? तो इसका जो सही आंसर है बेटा प्रोग्रेसिव है। क्या है? समझ लीजिए, प्रोग्रेसिव है। अगर हम कहें प्रोग्रेसिव टैक्स एक कर है जिसमें कर योग्य राशि बढ़ने पर औसत कर की दर बढ़ जाती है, तो ए जो है वो इसका सही आंसर है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, गेहूं और जौ निम्नलिखित में किस मौसम में बोए जाते हैं? मैं पहले भी आपको बता चुका हूं बेटा, एक बार फिर से देख लीजिए। फसल की बात करते हैं तो फसल 3 प्रकार की होती है: रबी, खरीफ, जायद। रबी में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। जैसे यहाँ खरीफ में मक्का, ज्वार, धान, चरी इत्यादि। अरहर भी है। जैसे जायद में खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज इत्यादि। तो यहाँ पे रबी होना चाहिए गेहूं और जौ के लिए। रबी पहला सही है।
तो देखिए इसका जो आंसर है वो रवि ही सही है। तो मैं समझता हूं यहां तक का बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट इसमें आपको नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पचा हुआ भोजन जो रक्त में मिल जाता है उसे कहते हैं। पचा हुआ भोजन जो रक्त में मिल जाता है उसे कहते हैं, सिंपल है बेटा, अवशोषण कहते हैं। अवशोषित होता है भोजन, क्या हो जाता है, भोजन अवशोषित हो जाता है, पचा हुआ भोजन, बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल फेमस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाणभट्ट। आपको पता है अगर हम कहें हर्ष चरित्र हर्षवर्धन का है, हर्षवर्धन का समय काल 606 से 647 है। इनके दरबारी जो थे वो थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्ष चरित्र लिखा था। क्या लिखा था बेटा, जिन्होंने हर्ष चरित्र, इन्होंने बुद्ध चरित्र भी लिखा है। और हर्षवर्धन के द्वारा तो नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका, इत्यादि चीजें जो हैं लिखी गई हैं। तो मैं समझता हूं इसका जो सी है वो होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या इसका सही आंसर है। सी इज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। तो बच्चों आज का जो सेशन है वो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और अगली बार हम लोग मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.